स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। जहाँ से काटना होगा काट लीजिएगा, है ना? तो कट जाएगा ना, जो कटना होगा। हाँ बेटा देखो, पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये तो मैंने बताया था इस टाइप का बेटा आपको, प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल divided by n factorial is equal to 1 into 3 into 5 7 into dot 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 2n minus 1। ये तो सवाल पहले भी बता दिया मैंने, 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 1 into 2 पे पावर n into 2 पे पावर n, ठीक है बेटा, into 2 पे पावर n। क्वेश्चन है ये, क्या प्रूफ करना है? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 2n minus 1 into 2 पे पावर n। तो देखिए LHS वाली पार्ट देखिए क्या है, LHS है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो आपको पता है ना 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 2n फैक्टोरियल का मतलब होगा लगातार 2n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, लगातार 2n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या 2n फैक्टोरियल को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं, डॉट 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 2n माइनस 3, उसके बाद क्या आएगा बताएगा, 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n, ऐसा आएगा क्या बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, क्या ऐसा आएगा? अच्छा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जितना भी ऑड वाले वैल्यू है ना उनको एक साथ क्लब करूंगा, और जितना भी इवन वाली वैल्यू है उनको एक साथ क्लब करूंगा। तो जितना भी ऑड वाली वैल्यू है उनको एक साथ क्लब किया मैंने, तो ऑड वाली वैल्यू क्या है? 1 3 5, अगला होगा 7 फिर 9, तो सारे ऑड वाली वैल्यू को मैं क्लब कर रहा हूं एक साथ। तो 1 into 3 into 5 into 7, बताएगा कोई सबसे लास्ट वाली ऑड क्या होगा? सबसे लास्ट वाली ऑर्ड 2n minus 1 होगा क्या? हाँ, तो 2n minus 1, वेरी गुड। अब देखो ये जो पहला पार्ट है ये तो अपना आ गया, देख लो ये जो रिजल्ट लाना था ये वाली पार्ट तो मेरा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इनटू सारा इवन वाली वैल्यू मैं कलेक्ट करूंगा एक साथ, तो 2 into 4 into 6 into 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली इवन वाली वैल्यू कौन सा आएगा बताएगा? 2n आएगा क्या? 2n और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब थोड़ा बताओ बेटा, यहां पे कितने इवन का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है? यहां पे बताओ कितने इवन का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है? यहां पे कितना इवन का प्रोडक्ट यूज किया है? सोच के बताएगा। n इवन का प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, 2 4 6 से लेके 2n में n इवन आया है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हर एक इवन नंबर पे 2 बाहर आ जाएगा? यहां से 2 बाहर आएगा तो 1 आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 2 आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 3 बचेगा, यहां से 2 बाहर आएगा तो 4 बचेगा, यहां से 2 बाहर होगा तो n बचेगा। तो क्या आपको लग नहीं रहा है 2 2 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? बोलो। तो 1 3 5 7 से लेके कहां तक बेटा? 2n minus 1 तक, और यहां पे 2 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई होके 2 पे पावर n कर देगा क्या? अच्छा, अब क्या होगा? 2 यहां से निकला तो 1 बचेगा, यहां से 2 निकला तो 2 आएगा, यहां से 2 निकला 3 बचेगा,
यहां से 2 निकला 4 बचेगा, इस तरह से कहां तक आएगा, n तक आएगा क्या, सोचो। और डिवाइडेड बाई क्या आ गया बताओ, n फैक्टोरियल। और आपको ये लगता है कि n फैक्टोरियल कट जाएगा ये, दिस इज आल्सो n फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। n फैक्टोरियल होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो क्या ये लग रहा है कि 1 से लेके n तक का गुना है, तो ये दिस इज व्हाट, ये क्या है बताओ, ये n फैक्टोरियल है, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या प्रूफ हो गया, आगे इसके बराबर देखो क्या बच गया हमारे पास, 1 × 3 × 5 × 7 डॉट 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 2n - 1 × 2 पे पावर n। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल बराबर आ गया 135 से लेके सारा ऑड नंबर 1 से लेके 2n तक में इनटू 2 पे पावर n। समझ में आया क्या, बोलो। ऐसे सवाल तो किया था ना तुमने, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी जो है एक सवाल आपने बोला ये बताने के लिए, ये सवाल कह रहा है कि अगर आप n फैक्टोरियल सुनना ध्यान से, n फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n, अगर आप n फैक्टोरियल प्लस 1 को डिवाइड करते हो किसी भी नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n, तो रिमाइंडर हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर n फैक्टोरियल प्लस 1 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो बिटवीन 2 एंड n, क्योंकि 1 से तो दुनिया का हर एक नंबर डिविजिबल होगा, समझ में आ रहा है बात। तो कह रहा है n फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हो बिटवीन 2 एंड n, तो रिमाइंडर हर हाल में 1 आएगा। तो आप सोचो n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 n। अब तुम बताओ, ये तुमको क्या लग रहा है, क्या ये वाली जो वैल्यू है दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो जाएगा क्या, ये पूरी आइटम बताओ 2 से डिविजिबल है या नहीं है, क्या ये वाली पूरी फोटो, ये प्रोडक्ट जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, अरे 2 तो दिख रहा है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है बताओ, अरे बताओ मेरे भाई, हेलो। ये वैल्यू देखो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, कोई नंबर किसी से डिविजिबल होने का मतलब क्या है बेटा, रिमाइंडर आपका 0 है और आपका कोसेंट इंटीजर आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका कोसेंट क्या बन जाएगा, 1 × 3 × 4 इस तरह से n तक। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट क्या बन जाएगा, 1 × 2 × 4 इस तरह से n तक। 4 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट बन जाएगा 1 2 3 से लेके n तक। n से डिवाइड करोगे तो कोसेंट बन जाएगा आपका क्या बताओ, 1 2 3 से लेके n - 1 तक। बताओ तो इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल जो है वो डिविजिबल है हर एक नंबर से बिटवीन 2 एंड n। बताओ n फैक्टोरियल डिविजिबल है क्या हर एक नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n, बोलो। तो अब अगर n फैक्टोरियल 2 और n से डिविजिबल है, 2 और n के बीच हर एक नेचुरल से डिविजिबल है, तो n फैक्टोरियल प्लस 1 में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा, बोलो। यहां पे हम लिखेंगे हियर n फैक्टोरियल इज डिविजिबल by any natural number between 2 and n. So if n factorial plus 1 is divisible by any natural number between 2 and n gives remainder, कितना रिमाइंडर देगा बताओ,
एज 1, रिमाइंडर एज 1। क्या रिमाइंडर 1 आ जाएगा क्या? बोलो। इसका मतलब है n फैक्टोरियल प्लस 1 जो है 2 और n के बीच कोई भी नंबर से, कोई भी नेचुरल वैल्यू से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में, हर एक केस में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाली? बोलो। अगला देखो, इसमें तो एकदम सिंपल है यार। अगला प्रूफ करना है। देखो, प्रूफ दैट, एक सवाल है, ये इनइक्वालिटी वाली सवाल है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है ना? ये इनइक्वालिटी वाली सवाल है, प्रूफ क्या करना है? लिख लो सवाल। प्रूफ दैट n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। ये प्रूफ करना है, ये इनइक्वालिटी का सवाल है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ये सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। यहाँ पे n क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर। तो कोई यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर आप रखो, तो ये प्रूफ करना है कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू होगा n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। चलो, ये तो बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। सोचो थोड़ा सा कैसे करें। चलो ध्यान से देखना। अच्छा, ये बताओ, 1 लेस इक्वल टू n होगा क्या? n हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, n हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो क्या 1 n के बराबर या n से छोटा होगा क्या? जब n 1 होगा तो 1 और 1 बराबर हो जाएगा, और जब n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जब n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो हर एक सिचुएशन में 1 n से कम हो जाएगा क्या? बताओ। अच्छा, उसी तरह से मैंने n को 1 से बड़ा ले लिया, तो आगे मैं क्या 2 लेस इक्वल टू n लिख सकता हूं क्या? क्या 2 लेस इक्वल टू n लिख सकता हूं क्या? बोलो। उसी तरह अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पे n 1 होगा तब, नहीं, n 1 कैसे होगा? यहाँ पे मैंने वैलिड किया n को 1 और 1 से ज्यादा के लिए, यहाँ पे n 2 या 2 से ज्यादा है, यहाँ पे n 2 या 2 से ज्यादा है, क्योंकि n को ऑलरेडी मैंने 1 से बड़ा ले लिया था। अब क्या ऐसा कोई लिख सकता है क्या 3 लेस इक्वल टू n? यहाँ पे n क्या होगा? 3 या 3 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से 4 लेस इक्वल टू n डॉट डॉट डॉट। अच्छा, n क्या होगा? n के बराबर होगा क्या? n बराबर n हो जाएगा क्या? बताओ, सोचो। अब क्या कर रहे हैं हम? सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से लेके n तक आ जाएगा। राइट साइड क्या दिखेगा? बताओ। n n n कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? बताओ। n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्या? बोलो। n n n n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्या? तो बताओ, ये क्या दिख रहा है? 1 से लेके n तक का गुना मतलब क्या हो गया? n फैक्टोरियल। तो यहां से n फैक्टोरियल लेस देन क्या प्रूफ हो रहा है? इक्वल टू। ये सारे सिचुएशन में लेस देन इक्वल टू चल रहा है, तो n गुना n गुना n n टाइम्स, तो क्या लिखाएगा? n पे पावर n लिखाएगा क्या? बोलो। ठीक है, अब आपको देखो लाना क्या है। देखो, लाना है यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर। सोचो, ये वाली तस्वीर n फैक्टोरियल का स्क्वायर कैसे बनेगा? सोचो, ये वाली तस्वीर n फैक्टोरियल का स्क्वायर कैसे बनेगा? हाँ, अगर मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो फिर ये बन जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर और राइट साइड भी दिख जाएगा n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा, अब कोई बताएगा क्या n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? सेम रहता है। और n फैक्टोरियल का वैल्यू ऑब्वियस है क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मैं दोनों साइड n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ऐसा जगह क्या बोलो? लेफ्ट साइड क्या बन गया? n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये बन गया n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। इसको मैंने मान लिया 1, इस रिजल्ट को मान लिया मैंने 1। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे देखते हैं। अभी हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। देखो हमारे पास एक प्रूफ हो गया, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये पहला पार्ट तो मेरा हो गया। अब हमको बात करना है दूसरी पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या कहता है? प्रूफ करना है n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। अच्छा बताओ 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक से लेके लगातार n+1 तक का गुना होगा क्या बताओ? एक से लेके लगातार 2n तक का गुना बताओ, एक से लेके लगातार 2n तक का गुना। अच्छा अब ये बताएगा कोई n+1 को अगर कंपेयर करना चाहे n से, तो क्या n+1 और n कभी बराबर हो सकता है क्या? क्या आपको लगता है कि n+1 और n कभी बराबर होगा? बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ n+1 n से ज्यादा तो जरूर होगा। बोलो, तो n+1 ग्रेटर देन n। क्या n+2 लगता है कि आपको दोस्त n से भी, ये भी n से ज्यादा होगा? क्या आपको लगता है n+3 भी n से ज्यादा होगा? इस तरह से आपको लगता है n+n ये भी n से ज्यादा होगा? ये n+n मिलकर के क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा क्या? ये n+n 2n बन जाएगा क्या बताओ? आप सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल रहा है? n+1 गुना n+2 गुना n+3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यहां पे एक आएगा 2n-1 और लास्ट में आएगा n+n 2n। ये ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन आ जाएगा n इंटू n इंटू n, n टाइम्स ये बन जाएगा n पे पावर n। क्या लग रहा है ऐसा? बोलो। अच्छा अगर हम सुन लो, अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या नहीं लगता है ये 2n का फैक्टोरियल बन जाएगा? अगर हम लेफ्ट साइड में 1 से लेके कंसेक्यूटिव n तक का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या आपको लगता है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 2n फैक्टोरियल बन जाएगा? सोचिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, डॉट 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 n इंटू, बाकी तो पहले से है ही n+1 इंटू n+2 n+3 डॉट डॉट डॉट, यहां भी गुना का साइन दे दे तो 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पे पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू n। यहां पुनः ऐसे ही साइन दे देते हैं, छोड़ो। क्या अब ये देखो 1 से लेके लगातार 2n तक का गुना, 2n फैक्टोरियल बन जाएगा, ये बन जाएगा n पे पावर n गुना n फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेके n तक का गुना क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल। तो मेरे को क्या यहां प्रूफ हो गया बताओ? 2n फैक्टोरियल जो हो गया, सॉरी बराबर क्यों लिख दिया मैंने, बराबर क्यों लिख दिया? ये बराबर गलती से लिखा गया, यहाँ ग्रेटर देन का साइन था, तो 2n फैक्टोरियल ग्रेटर देन आ गया n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, वो मिस्टेक से लिखा गया था मेरे को, सही है क्या? बोलो।
इसको 2 ले लिया। अब 1 और 2 को क्लब कर लो। 1 वाली रिलेशन क्या था बताओ, 1 वाली रिलेशन क्या था बताओ। 1 वाली रिलेशन था n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये 1 वाली रिलेशन था। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तुम बताओ सोच के सबसे बड़ा कौन दिख रहा है तुमको, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? क्या 2n फैक्टोरियल सबसे बड़ा दिख रहा है क्या? 2n फैक्टोरियल सबसे बड़ा दिख रहा है और सबसे छोटा क्या दिख रहा है? n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और बीच में कौन दिख रहा है? n पे पावर n फैक्टोरियल, n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल। क्योंकि इस वैल्यू को मैंने इससे छोटा बनाया और इस वैल्यू को मैंने इससे बड़ा बनाया, ठीक है। तो ये सपोज a है, ये b है, तो हमने क्या दिखाया? a लेस देन b एंड दिखाया c ग्रेटर देन b, दैट मींस क्या होगा? b लाइज बिटवीन a एंड c। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं बताओ? n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस इक्वल टू आ जाएगा n पे पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। ये आपका प्रूफ हो गया। इनइक्वालिटी है बेटा, कैसे हम प्रूफ कर सकते हो, बट हाँ वो वैलिड होना चाहिए। इनइक्वालिटी में कोई खास रूल नहीं चलता है, कहीं से भी कर सकते, बट हाँ जो आप काम कर रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं रिलेशन, वो ट्रू होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। अब तो और डाउट नहीं है, आगे बताएं क्या, बोलो कि एग्जाम्पल एक्सरसाइज में डाउट और है? अरे बोलो मेरे बेटे। 11 का 2 नंबर, चलो ठीक, पूछ लो ना, पूछ लो, शर्माते क्यों? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। प्रूव दैट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। चलिए ये प्रूफ करना आपको। चलिए करते हैं इसको। एलिसिस वाली पार्ट देखिए क्या है, ये कॉम्बिनेशन पढ़े रहते ना तो बड़ा जल्दी हो जाता, बट अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है, तो हम लोग बेसिक फैक्टोरियल वाली मेथड से ही करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग फैक्टोरियल ही पढ़े हैं। r माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसा है, ठीक है ना? ध्यान से देखो। अब तुम बताओ, यहां पे देखो ये r और r माइनस 1, आपको लगता है कि r माइनस 1 को हम r में चेंज कर सकते हैं? बताओ। क्योंकि देखो रिजल्ट में राइट साइड क्या लाना? r फैक्टोरियल, तो यहां से r फैक्टोरियल को डिस्टर्ब नहीं करना, तो हमारा मकसद क्या होगा? इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का। अगर मैं इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दूं तो काम हो जाएगा क्या? बताओ, बोलो बोलो। देखो ध्यान से देखो, मेरे को राइट साइड r फैक्टोरियल लाना है बेटा, तो ये r फैक्टोरियल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को चेंज करेंगे r फैक्टोरियल में। फिर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल लाना है, यहाँ देखो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको चेंज करेंगे n माइनस r प्लस 1 में। यानी कि यहाँ पे काम क्या है? इस r माइनस 1 को चेंज करना r में, और इस n माइनस r को चेंज करना है n माइनस r प्लस 1 में।
अच्छा कोई बताएगा r से कितना ज्यादा है? r से कितना ज्यादा है बे? r से कितना ज्यादा है मेरे बेटे? एक ज्यादा है, ठीक है, एक ज्यादा है। तो अगर कोई r इंटू r-1 लिखे तो क्या इसको r लिखा जा सकता है क्या? अगर कोई r इंटू r-1 लिखे तो उसको r लिख सकते हैं क्या, बताओ? क्योंकि देखो सिंपल सा चीज है, r-1 का मतलब हुआ 1 से लेके r-1 तक का प्रोडक्ट, और r भी मल्टीप्लाई हो गया तो अब हो गया 1 से लेके r तक का प्रोडक्ट, और 1 से r तक का प्रोडक्ट का मतलब हो गया r 1 से r तक का प्रोडक्ट हो गया r। उसी तरह से सोचो, क्या n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। सोचो, क्योंकि n माइनस r देखो यहाँ कॉमन है, ये एक ज्यादा ये एक कम है, यहाँ इनपुट एक कम है और यहाँ पे उससे एक ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई है। समझो यहाँ पे अगर ये 9 फैक्टोरियल है तो ये 10 है, तो 10 गुना 9 फैक्टोरियल क्या लिखाएगा? 10 फैक्टोरियल लिखाएगा क्या? अगर ये 9 फैक्टोरियल है तो ये 10 है, 10 गुना 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। तो 10 का काम कौन कर रहा है बताओ? n माइनस r प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो n फैक्टोरियल में कॉमन निकाल लेता हूं, यहां पे बन गया n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी मैंने आपको ऊपर लिख दिया है, मैंने सुनो, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए? n माइनस r प्लस 1 से। तो जब हम n माइनस r प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजस्ट करने के लिए ऊपर भी करेंगे क्या, बताओ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पूरा लिख देता हूँ खास आपके लिए, ये तो कहोगे सब कैसे हो गया, इंटू r फैक्टोरियल। अभी समझ में आ रहा है क्या? बोलो, ये दोनों वैल्यू से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया सेम वैल्यू से, प्लस अभी मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ r से गुना किया r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्या ऊपर में भी r से गुना होगा क्या? क्योंकि जब नीचे r से गुना करेंगे तो ऊपर भी r से गुना होगा। सोचो एडजस्ट करने के लिए बेटा, सही है ना? बोलो, अब ये मेरा आ जाएगा बेटा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 1, नीचे कितना आ जाएगा बेटा? n माइनस r फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये गुना ये मिलकर कितना हो जाएगा? गुना r फैक्टोरियल, प्लस ऊपर यहाँ आ गया r, नीचे आ गया n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। अब सबको समझ में आ रहा है? एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो? एलसीएम कितना आ जाएगा? बाहर n फैक्टोरियल दिख रहा है, एलसीएम आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ पे आ गया n माइनस r प्लस 1 और प्लस r कट जाएगा क्या बताओ? यहाँ पे क्या बन जाएगा? n प्लस 1 ऊपर बन गया इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कोई बताएगा इसका वैल्यू क्या होगा? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा? n प्लस 1 फैक्टोरियल बटा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर है दोस्तों? प्रूफ हो गया क्या? और तो कोई डाउट नहीं है हमको लगता है। और कोई डाउट है क्या बेटा? चलो अब हम लोग जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग, ऐसे तो सारा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है।
बट परमुटेशन एक्चुअली भी परमुटेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उसके पहले जो है ना एक काउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें कि होता है परमुटेशन का मैक्सिमम बहुत सारा सवाल जो है काउंटिंग प्रिंसिपल से हो जाता है। बहुत ऐसा सवाल देखिएगा आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जिसको काउंटिंग प्रिंसिपल से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है काउंटिंग प्रिंसिपल को सीखना। मतलब काउंटिंग एक्चुअली करते भी क्या हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वेजेज को काउंट करते हैं। किसी भी वर्क को करने के लिए जो वेजेज होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो काउंटिंग का दो तरीका है, तो लिखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल, उसके बाद हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, बट ये नहीं समझोगे तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत दिक्कत होगा आगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग का बेसिकली दो रूल हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, एक एडिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं और एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल, और दूसरा रूल है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन, एक है मल्टीप्लिकेशन रूल और एक है आपका एडिशन। आज एकदम इसी को अच्छे से समझना है। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो बहुत काम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना और कहाँ पे एडिशन रूल लगाना। और ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो अलग चीज नहीं, एडिशन को ही कन्वर्ट करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी एक तरह से एडिशन ही है। जैसे आप दो दो को 3 बार जोड़ो, अगर दो दो को आपने 3 बार ऐड किया या 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम है या अलग अलग है बताओ। अगर 2 को 3 बार आप ऐड कर रहे हैं या 2 into 3 कर रहे हैं तो दोनों क्या सेम है। तो उसी को जैसे हमने ऐसे लिखा 2 + 2 + 2 ऐसा लिखा, ये भी 6 आ रहा है, बट इसी का शकल को मैंने चेंज कर दिया। ये अभी ऐड हो रहा है बट इसी के शकल को मैं चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 3 बार आया है तो 2 into 3 6 हो रहा है ना। बताओ यही एडिशन वाली बात किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में हो जा रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन और कुछ है नहीं, वो एडिशन का एक पार्ट है। तो ध्यान से सुनना, अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। ठीक है, आपको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, फिर आपको लिखवा भी देंगे, जरूरत पड़ेगा, लगता है कि लिखना है तो लिख लीजिएगा, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है ज्यादा बेटर है, समझ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो इसमें क्या होता है ना, अगर मान लेते हैं आपको कोई इवेंट कंप्लीट करना है, मान लेते हैं आपके पास एक इवेंट दिया हुआ, मान लिया आपके पास कोई इवेंट दिया हुआ है और उस इवेंट के लिए आपके पास मान लेते 2 जॉब है। मतलब 2 जॉब होने के बाद 2 जॉब से आप वो इवेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने ऐसे सवाल समझो, जैसे यहाँ पे जो है ना आप बोकारो में हैं, मान लेते हैं, और आपको जाना है दिल्ली। मान लेते आपको बोकारो से दिल्ली जाना है भाया रांची। आप चीजों को समझो, बोकारो से आपको यहाँ पे बोकारो है, आप बोकारो में हैं, बोकारो से रांची और दिल्ली है। आपका बात क्या है समझना, बढ़िया समझना। आपको अल्टीमेटली काम क्या करना है, बोकारो से मान लेते दिल्ली जाना, आपको अल्टीमेटली काम क्या करना है, बोकारो से दिल्ली जाना है। बट आपके साथ कोई कंडीशन लगा हुआ, आपके साथ एक कंडीशन लगा है कि बोकारो से दिल्ली तो जाना है बट वाया रांची, बट वाया रांची। समझना इंपॉर्टेंट क्या है, बोकारो से दिल्ली जाना है भाया रांची। अब तुम बताओ एक्चुअली आपका इवेंट क्या है, यहाँ पे आपका एक्चुअल इवेंट क्या है, सोच के बताओ। आपका एक्चुअल इवेंट क्या है, सोचो। बोकारो से दिल्ली जाना है, आपका एक्चुअल इवेंट है बोकारो से दिल्ली जाना। बट बोकारो से दिल्ली जाना वो एक्चुअल इवेंट है, बट उस इवेंट के लिए आपके पास 2 जॉब है। क्या जॉब है, पहले आपको बोकारो से रांची आना होगा और फिर रांची से दिल्ली जाना होगा।
आपको ऐसा नहीं बोला है कि बोकारो से रांची डायरेक्ट जाना है, सॉरी बोकारो से दिल्ली डायरेक्ट जाना है। आपको बोकारो से दिल्ली जाना है बट विथ द हेल्प ऑफ क्या, वाया रांची। किसके हेल्प से जाना, रांची की हेल्प से जाना है। आपको क्या है ना, पहले आपको बोकारो से रांची जाना है, फिर रांची से दिल्ली जाना है। तो बताइए यहां पे ये दोनों जॉब, पहले आप बोकारो से रांची आएंगे और रांची से दिल्ली जाएंगे, तब ना आप बोकारो से दिल्ली जा पाएंगे, बताइए, समझो। आपका एक्चुअल इवेंट है बोकारो से दिल्ली जाना, बट उस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो जॉब है। पहला जॉब क्या है, बोकारो टू रांची, और दूसरा जॉब क्या है, रांची टू दिल्ली। अब बताओ इसमें से कोई भी एक जॉब करने से आपका इवेंट कंप्लीट होगा क्या? क्या आपको इसमें से कोई भी एक जॉब करने से आपका इवेंट कंप्लीट होगा क्या? क्या आप बोकारो से रांची आ जाएंगे तो दिल्ली, समझो बात को समझो। यहां पे बोकारो से दिल्ली जाना है, आपका वो इवेंट है, लेकिन उस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो जॉब है। पहला जॉब है बोकारो से रांची आना, दूसरा जॉब है रांची से दिल्ली जाना। अगर ये दोनों जॉब कंप्लीट होगा तभी तो इवेंट कंप्लीट होगा, बताइए। ये दोनों जॉब होना जरूरी है या नहीं, कि या किसी एक जॉब से काम बन जाएगा? बोलिए। हाँ, यहां पे दोनों जॉब होना जरूरी है। तो आप समझ लो, एक इवेंट को कंप्लीट होने के लिए, एक इवेंट होने के लिए अगर आपके पास बहुत सारे जॉब हैं और हर एक जॉब होना, और हर एक जॉब होना जरूरी है, हर एक जॉब होना, हर एक वर्क होना जरूरी है। मान लिया आपके पास एक इवेंट है, उसके लिए 3 वर्क है, अगर तीनों वर्क होना जरूरी है तो वेजेज मल्टीप्लाई होता है। वहां पे जो रूल लगाते हैं हम लोग, वहां पे वेजेज मल्टीप्लाई होगा। कौन सा वेजेज? जैसे आपको एक इवेंट कंप्लीट करना, उसके 3 वर्क है, तो पहला वर्क का जो वेज होगा, पहला वर्क कंप्लीट करने का जो तरीका होगा, फिर दूसरा वर्क कंप्लीट करने का जो तरीका होगा, फिर तीसरा वर्क जो कंप्लीट करने का तरीका होगा, वो सारे वेजेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मान लिया पहला वर्क करने का 2 तरीका है, दूसरा वर्क करने का 3 तरीका है, और तीसरा वर्क करने का 4 तरीका है, और तीनों वर्क होने के बाद एक्चुअल इवेंट हो रहा है, तो वहां पे वेजेज क्या हो जाएगा बताओ? 2 × 3 × 4। समझ में आ रहा है? ये वेजेज क्या होगा? मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत हम टाइम ले रहे हैं इसमें और बहुत समय दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं किसी भी सवाल में क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना, आपको देखना एक्चुअल इवेंट क्या है। आप सबसे पहले ये समझो कि हमारे पास इवेंट क्या है, और उस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने वर्क हैं, कितने वर्क हैं। अगर हर एक वर्क होना जरूरी है उस इवेंट के लिए, तो हर एक वर्क का वेजेज क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एक वर्क का वेजेज आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा? बोलो बोलो। कहने का मतलब, one work can be done in Embase, or one work can be done in Embase, another work can be done in Embase। तो इन सक्सेशन फर्स्ट वर्क होने के बाद दूसरा वर्क हो रहा है, और दोनों होने का जो वेजेज होगा वो क्या होगा? m × n हो जाएगा। अच्छा, एडिशन क्या होगा? एडिशन क्या कहता है? एडिशन कहता है आपने एक इवेंट देखा, अब उस इवेंट के लिए आपके पास मान लेते 2 जॉब है, और दोनों में से कोई एक जॉब होने से, दोनों में से कोई एक जॉब होने से काम आपका फिनिश हो जाता है, दोनों में से कोई एक जॉब होने से आपका इवेंट कंप्लीट हो जाता है, तो वेजेज ऐड हो जाएगा। वहां पे वेजेज क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे देखो, आपको बोकारो से दिल्ली जाना था भाया रांची, तो आपके पास 2 जॉब है, पहला जॉब बोकारो से रांची, दूसरा रांची से दिल्ली। तो बोकारो से दिल्ली जाने का जो इवेंट है वो कंप्लीट कैसे होगा? बोकारो से रांची का वेजेज इनटू रांची से दिल्ली का वेजेज। बोलो, होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर सवाल में आपको बोला कि आप जो है रांची से
रांची में है, आप मान लिया आपको बोला है रांची में है, तो रांची से आप बोकारो आ जाए या दिल्ली आ जाए। अभी आप जो है रांची में है, आपको बोला रांची से बोकारो आ जाए या दिल्ली आ जाए। आवाज में क्या प्रॉब्लम हो गया? हेलो, अरे ना, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप अभी रांची में हैं, अब आपको रांची से बोकारो आ जाना है या फिर दिल्ली आ जाना। आपका इवेंट क्या है यहाँ पे, या तो बोकारो आना है या फिर रांची दिल्ली आना, या तो बोकारो आना है या फिर दिल्ली आना। तो बताओ यहाँ पे कोई भी एक वर्क होने से आपका काम हो जाएगा। आप तो दोनों जगह नहीं जा सकते ना एक साथ, या तो आप रांची से बोकारो आएंगे तो भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा, या फिर रांची से दिल्ली जाएंगे तो भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इवेंट कैसे कंप्लीट हो रहा है, या तो ये जॉब कर लिया आपने रांची से बोकारो आ गया, या फिर रांची से दिल्ली आ गया। दोनों में से कोई भी एक जॉब किया तो आपका इवेंट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ हमको। तो यहाँ पेजेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब रांची से बोकारो आ रहे हैं वो वाला जो पेज आया, फिर रांची से जो दिल्ली आ रहा है वो वाली पेजेज दोनों ऐड हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पे और वाली बात हो रही है, रांची से बोकारो आया या फिर जो है और रांची से मैं दिल्ली गया, ये दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे हमारा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, क्या बोलो? अभी हम क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन करोगे तो उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आप एक चीज समझना, जैसे जैसे सवाल बनाते जाओगे और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। सुनो, क्वेश्चन लिखवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। देखो पहला सवाल है, 4 buses to run, लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, 4 buses run between भोपाल एंड ग्वालियर, 4 buses run between भोपाल एंड ग्वालियर। लिखना सवाल, 4 buses run between भोपाल एंड ग्वालियर, फुल स्टॉप। लिख दिया? 4 buses run between भोपाल एंड ग्वालियर, लिख लिया बेटा? फुल स्टॉप। If a man goes from Gwalior to Bhopal, if a man goes from Gwalior to Bhopal by a bus, if a man goes from Gwalior to Bhopal by a bus and comes back to Gwalior by another bus, and comes back to Gwalior by another bus, find the total possible wage। अब तुम बताओ, यहां पे दोनों वर्क होना जरूरी है या कोई एक वर्क से काम चल जाएगा? समझो, इस सवाल में सोचो, क्या यहां पे दोनों जॉब होना जरूरी है? क्या बोला है सवाल में? भोपाल से ग्वालियर, क्या बोला है? भोपाल से ग्वालियर जाने से काम आपका बन जाएगा या कि ग्वालियर से भोपाल भी आना है? बोलो, दोनों जरूरी है ना? इंपॉर्टेंस दोनों का कि किसी एक का इंपॉर्टेंस है? तो दोनों का इंपॉर्टेंस है, और दोनों एक साथ तो नहीं होगा ना। पहला पहले वर्क होगा, फिर दूसरा दूसरे बार में वर्क होगा, तो पेजेस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा? और होगा ना कंप्लीट हो गया। हाँ, आधा घंटा कंप्यूटर में डाल देंगे, चलिए
हम फिर को हमको दिखा देना है ना। हेलो बेटा, बताओ क्या आंसर होगा इसका? दो चार सवाल बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, दो चार सवाल बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एक दो सवाल जैसे ही बनाएंगे हम लोग आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिए फिर से। बोला 4 buses between Bhopal to Gwalior, Bhopal and Gwalior. If a man goes from Gwalior to Bhopal by a bus and come back to Gwalior by another bus. देखिए आपका दो काम है। आपको पहला काम क्या है? भोपाल से ग्वालियर जाना, और दूसरा काम क्या है? ग्वालियर से भोपाल आ जाना। यही काम है ना, बताइए। पहला काम है भोपाल से ग्वालियर जाना और दूसरा काम है ग्वालियर से भोपाल आना। यहाँ पे दोनों वर्क होना का इंपॉर्टेंस जरूरी है। ये भी होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी है, और दोनों एक साथ तो होगा नहीं। तो बताओ भोपाल से ग्वालियर जाने के कितने ऑप्शन है? 4 बस है। या तो बस 1 से जाएंगे, या तो बस 2 से जाएंगे, या तो बस 3 से जाएंगे, या तो बस 4 से जाएंगे। तो भोपाल से ग्वालियर जाने का वेजेज क्या हो गया बताओ? 4 वेजेज हो गया क्या? बोलो। अरे भोपाल से ग्वालियर जाने का 4 वेज हो गया ना। 4 तरीके से भोपाल से ग्वालियर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे पास भोपाल से ग्वालियर जाने के लिए 4 ऑप्शन है। या तो बस 1 यूज करेंगे, या तो बस 2 यूज करेंगे, या तो बस 3 यूज करेंगे, या बस 4 यूज करेंगे। अच्छा अब बताओ ग्वालियर से भोपाल आने के लिए 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है? ग्वालियर से भोपाल आने के लिए 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है? हाँ, क्योंकि सवाल में बोला है जिस बस से आप भोपाल से ग्वालियर जा रहे हैं। मान लिया आप भोपाल से ग्वालियर बस 1 से जा रहे हैं, तो बस 1 से जब गए तो बस 1 से जो है रिटर्न बैक नहीं होंगे। रिटर्न बैक या तो B2 से होंगे, या तो B3 से, या B4 से। तो इसके लिए 3 ही तरीका होगा ना। बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? आपका इवेंट कंप्लीट कब हो रहा है? दोनों होने के बाद हो रहा है या किसी एक से हो जा रहा है? दोनों होने के बाद ही इवेंट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए दोनों वेजेज मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 गुना 3 यह आ जाएगा 12। अगर दोनों में से किसी एक से भी आपका इवेंट कंप्लीट हो जाता, दोनों में से किसी एक से आपका इवेंट कंप्लीट हो जाता, तो यहाँ पे वेजेज क्या हो जाता? ऐड हो जाता। 4 + 3 क्या आंसर हो जाता? 7 हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। चलो ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। 2-4 क्वेश्चन बताएंगे अपने, तुमको समझ में आने लगेगा, फिर आप बनाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा। लिखो ए जेंटलमैन वांट्स टू इनवाइट 6 फ्रेंड्स। A gentleman wants to invite 6 friends. A gentleman wants to invite 6 friends. क्या क्वेश्चन कर रहा है? लिखो ए जेंटलमैन wants to invite 6 friends. Full stop. In how many ways can he send the invitation cards? In how many ways can he send invitation cards to them? If he has 3 servants to carry the cards. If he has 3 servants to carry the cards. यहां पे किसका इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस समझना है, कौन से वर्क का इंपॉर्टेंस है, क्या इवेंट आपका है, ये सुनिए। आपका इवेंट क्या है? इनविटेशन देना। कितने लोगों को देना इनविटेशन?
6 लोगों को। आपका जॉब कंप्लीट कब होगा? जब आप 6 लोगों को इनविटेशन दे देंगे तो आपका जॉब कंप्लीट हो जाएगा। एक को इनविटेशन देने से जॉब कंप्लीट होगा क्या? 2 को इनविटेशन देने से जॉब कंप्लीट होगा क्या? जब तक 6 को इनविटेशन नहीं देंगे तब तक आपका जॉब कंप्लीट होगा क्या? बताइए, बोलिए। तो यहां पे 6 को इनविटेशन देने के बाद ही आपका जॉब कंप्लीट हो रहा है। आपका इवेंट कंप्लीट तभी हो रहा है, आपका वर्क कंप्लीट तभी हो रहा है जब आप 6 को इनविटेशन दे देंगे। और क्या सबको आप एक बार इनविटेशन दे सकते हैं क्या? ऐसा थोड़ी है, मोबाइल का दुनिया नहीं है ना, कहोगे व्हाट्सएप कर देंगे सब, है? व्हाट्सएप नहीं करना है। क्या आप इनविटेशन देने जाते हैं, घर जाते हैं ना, एक घर जाते हैं पहले, फिर दूसरे घर जाते हैं। तो बताओ यहां पे हर एक का वेजेज मल्टीप्लाई होगा या जुड़ेगा? जुड़ेगा। अरे बाबा क्या समझा? यहां पे 6 जॉब है, यहां पे 6 जॉब है, 6 जॉब होना जरूरी है, 6 जॉब होना जरूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी एक जॉब से काम बन जाएगा। आपको 6 दोस्त को इनवाइट करना है। जब तक आप 6 दोस्त को इनवाइट नहीं करेंगे आपका काम नहीं बनेगा। 6 जॉब क्या है? पहला दोस्त को इनवाइट करना, दूसरा जॉब क्या है? दूसरे दोस्त को इनवाइट करना, तीसरे दोस्त को इनवाइट करना, चौथे दोस्त को इनवाइट करना। जब तक 6 दोस्त को इनवाइट नहीं करेंगे आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहां वेजेज ऐड कैसे होगा? मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। पहला फ्रेंड का इनविटेशन का वेजेज इनटू दूसरे फ्रेंड का इनविटेशन का वेजेज इनटू तीसरे फ्रेंड का इनविटेशन का वेजेज इनटू चौथे फ्रेंड का इनविटेशन का वेजेज, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। क्या समझ रहे हो बताओ? ऐड करने लग रहे हो। नंबर ऑफ वेज। काम क्या है? एक्चुअल काम क्या है? फ्रेंड को इनविटेशन पहुंच जाना। एक्चुअल काम क्या है? फ्रेंड को इनविटेशन पहुंच जाना। अच्छा, हर एक फ्रेंड के पास इनविटेशन देने के कितने ऑप्शन हैं? हर एक फ्रेंड के पास इनविटेशन देने के कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन है, क्योंकि 3 सर्वेंट है। तो पहले के 3 ऑप्शन, पहले फ्रेंड को आप कितने तरीके से इनविटेशन दे सकते हैं? या तो सर्वेंट 1 देगा, या तो सर्वेंट 2 देगा, या तो सर्वेंट 3 देगा, ठीक है ना? पहले फ्रेंड 1 को इनविटेशन या तो सर्वेंट 1 देगा, या तो सर्वेंट 2 देगा, या तो देगा सर्वेंट 3। देगा कोई एक ही, लेकिन कितने तरीके से दे सकता है? 3 तरीके से दे सकता है क्या? या तो S1, या तो S2, या तो S3। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अब बताओ दूसरे फ्रेंड को इनविटेशन देने का कितने ऑप्शन है? अरे बाबा 3 ऑप्शन है। यही तो समझना, यही तो समझना। ऐसा कहां बोला कि सर्वेंट 1 जो है पहले दोस्त को दे दिया, तो बोला है क्या सर्वेंट 1 दूसरे दोस्त को नहीं दे सकता है? कोई किसी को इनवाइट कर सकता है, कोई भी सर्वेंट किसी को इनविटेशन दे सकता है। क्या ऐसा बोला है कि पहले दोस्त को अगर सर्वेंट 1 दे दिया तो वो सर्वेंट 1 दूसरे दोस्त को नहीं देगा इनविटेशन? क्या ऐसा है क्या? यानी कि दूसरे दोस्त के लिए भी कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। तीसरे दोस्त के लिए भी कितने ऑप्शन? 3। चौथे के भी 3, पांचवें के भी 3 और छठे के भी 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 पे पावर 6 हो जाएगा क्या? बोलो, इतने तरीके से इनविटेशन दिया जा सकता। समझ में आ रहा बात? आप सवाल समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वर्क क्या है, ठीक है ना? या आप समझो आपके पास इवेंट क्या है, और उस इवेंट को होने के लिए अपने पास कितना वर्क है। अगर हर एक वर्क को होना इंपॉर्टेंट है तो आपका वेजेज मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी एक वर्क से आपका इवेंट कंप्लीट होता है तो वेजेज ऐड हो जाएगा। समझ में आया सबको? ये वाली बताओ। ये है नंबर ऑफ वेज फॉर फ्रेंड 1, ये नंबर ऑफ वेज फॉर फ्रेंड 2, ये नंबर ऑफ वेज फॉर फ्रेंड 3, ये नंबर ऑफ वेज फॉर फ्रेंड 4, ये नंबर ऑफ वेज फॉर फ्रेंड 5, ये नंबर ऑफ वेज फॉर फ्रेंड 6। 6 वो दोस्त को इनवाइट करेगा तभी उसका जॉब कंप्लीट होगा, तभी उसका इवेंट कंप्लीट होगा।
समझ में आ रहा है क्या? बोलो। देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज of answering 5 objective questions. Find the total number of page of answering 5 objective type questions. Each questions having 4 choices. Each questions having 4 choices. अब बताओ, यहाँ पे सबसे पहले सवाल पढ़ो और अपने आप से पूछो। क्या पूछो? हमारा इवेंट क्या है? यहां पे इवेंट क्या है बताओ हमको। हाँ, इवेंट है यहां पे 5 क्वेश्चंस को आंसर करना। तो पांचों क्वेश्चन का आंसर जब आप कर देंगे तभी आपका इवेंट कंप्लीट होगा। तो आपके पास यहां पे उस इवेंट के लिए 5 जॉब है क्या? 5 जॉब क्या है? पहला जॉब है पहला क्वेश्चन का आंसर करना, दूसरा जॉब है दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना, तीसरा जॉब है तीसरे क्वेश्चन का आंसर करना, चौथा जॉब है चौथे क्वेश्चन का आंसर करना, पांचवा जॉब है पांचवें क्वेश्चन का आंसर करना। और पांचों वर्क होना जरूरी है या किसी से काम चल जाएगा? जरूरी है। तो बेजेज सबका मल्टीप्लाई होगा ना टोटल में। तो टोटल नंबर ऑफ बेजेज क्या हो जाएगा? यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई होगा क्या? बताओ बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर देने का कितना तरीका टोटल? 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉरी 4 मल्टीपल वाली क्वेश्चन है ना, ऐसे है। आप पहला क्वेश्चन का आंसर ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं। सही देना जरूरी नहीं है। ये बोला कितने तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो पहला का आंसर या तो ए दे सकते हैं, या तो बी, या तो सी, या तो डी। तो पहले के कितने चॉइस? 4 चॉइस। दूसरे क्वेश्चन के कितने चॉइस? 4 चॉइस। तीसरे क्वेश्चन के कितने चॉइस? चौथे क्वेश्चन के कितने चॉइस? पांचवें क्वेश्चन के भी 4 चॉइस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 पे पावर 5 हो जाएगा क्या? बोलो, होगा 4 पे पावर 5? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कैसे काम हो रहा है? जब तक क्वेश्चन आप नहीं बढ़िया से समझोगे तो दिक्कत है। लिखिए, इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन मैथमेटिक्स? इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन मैथमेटिक्स? फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन मैथमेटिक्स। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन फिजिक्स। फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन फिजिक्स लिखते जाओगे। फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन फिजिक्स, फर्स्ट रैंक इन केमिस्ट्री, फर्स्ट रैंक इन केमिस्ट्री, and first rank in English, and first rank in English. Be given to a class of 30 students. Be given to a class of 30 students. Be given to a class of 30 students. टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 30। अब बताओ यहां पे इवेंट क्या है? सारे प्राइज आप एक समझो प्राइज है।
फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इन फिजिक्स, फर्स्ट प्राइज इन केमिस्ट्री, फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश। यहां पे क्या है, सारा प्राइज बटना जरूरी है कि कोई प्राइज बटने से काम हो जाएगा? सारा बटना जरूरी है। तो सारा बटना जरूरी है तो सारे वेजेज क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। यहां पे क्या है, आपके पास टोटल कितना वर्क है बताइए, टोटल वर्क कितना है? 4 वर्क है क्या? पहला वर्क क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज दे देना है मैथ्स में। दूसरा वर्क है फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज दे देना है फिजिक्स में। तीसरा वर्क है फर्स्ट प्राइज केमिस्ट्री में देना है। और चौथा वर्क है फर्स्ट प्राइज इंग्लिश में देना है। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा सुना है कि एक ही सब्जेक्ट में फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज, कभी भी प्राइज जो होता है फर्स्ट और सेकंड प्राइज क्या एक ही लड़के को मिल सकता है क्या? क्या फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज एक ही लड़के को मिल सकता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? चलो तुम्ही को फर्स्ट प्राइज भी दे देते, तुम्ही को सेकंड प्राइज भी दे देते, ऐसा नहीं होता। यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्राइज कितने लोगों में बटेगा? 2 लोगों में बटेगा ना। फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जो है 2 लोगों को दे सकते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड प्राइज 2 लोगों को दे सकते हैं। फिर तो मैथ्स में भी 2 लोग का जरूरत होगा क्या बताओ? फिजिक्स में भी 2 लोग का जरूरत होगा, केमिस्ट्री में 1 का जरूरत होगा और इंग्लिश में भी 1 का जरूरत होगा। अब ये सोचो, अगर किसी को फर्स्ट रैंक मैथ में आता है तो क्या वो फिजिक्स में फर्स्ट रैंक नहीं ला सकता है क्या? क्या वो केमिस्ट्री में फर्स्ट रैंक नहीं ला सकता है क्या? क्या वो इंग्लिश में फर्स्ट रैंक नहीं ला सकता है क्या? ला सकता है ना। हाँ, तो अब टोटल नंबर ऑफ बेज सुन लो। तुम्हारे पास क्लास में 30 लड़का है, आपके पास क्लास में 30 लड़का है ना, आपके क्लास में 30 लड़का है। मैथ्स में फर्स्ट रैंक कितने तरीके से आ सकता है? मैथ में फर्स्ट रैंक कितने तरीके से आ सकता है? आएगा किसी एक को, आएगा किसी एक को, लेकिन वो कितने तरीके से आ सकता है? 30 तरीके से आ सकता है क्या? किसी भी स्टूडेंट को आ सकता है। चलो, तो यानी कि फर्स्ट रैंक इन मैथमेटिक्स कितने तरीके से दिया जा सकता है? 30 तरीके से। फर्स्ट रैंक इन मैथमेटिक्स कितने तरीके से दिया जा सकता है? 30 तरीके से। अब बताओ सेकंड रैंक इन मैथमेटिक्स कितने तरीके से दिया जा सकता है? 29, क्योंकि फर्स्ट रैंक जिस लड़के को मिल गया होगा उसको सेकंड रैंक नहीं मिलेगा। अब अवेलेबल लड़का बच गया 29, तो सेकंड रैंक जो है